वगैरह के साथ मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। वही टॉपिक जिसके लिए मैं काफी दिन से, और डेफिनेटली माइलेज अच्छा है ना। ध्यान रखना, मुझे समझना, एक एक क्वेश्चन यूपीएससी के आंसर सब। अच्छा एक चीज, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ना एनर्जी, जैसे ही एनर्जी चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप सब याद रखना, जैसे ही एनर्जी चैप्टर खत्म हो जाएगा आप मेरे साथ यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, और प्लस प्रीलिम्स के, और प्लस मेंस के क्वेश्चन पेपर ही मेरे साथ डिस्कस करेंगे। आप सब उस दिन 2011 से 2021 का पेपर, और 2011 से 2013 से 2021 के मेंस का क्वेश्चन पेपर। मेंस क्योंकि 21 को, ये 7 तारीख को होने वाला है, ठीक है, यूपीएससी का मेंस 7 जनवरी को, 6-7 को, और यहाँ तक 21 तक का पीटी हो गया, तो 10 साल का ये 11 साल का प्रीलिम्स का पेपर, और ये 13 से 21 यानी 8 साल का मेंस का पेपर मेरे सामने सर बच्चा डिस्कस करेगा। एक दिन पेपर डिस्कशन होगा, जैसे चैप्टर खत्म होगा, याद रखना। उसके पहले हर किसी के पास बुक हो जानी चाहिए, और हर किसी के पास, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। सीधी थी, अगर हम एथेनॉल को 40% के ऊपर ले जाएंगे, असल में बच्चा क्या होता है, फ्यूल की ग्रेडिंग खराब हो जाएगी, और हमारा जो इंजन होता है ना उसी लेवल का होता है कि जहां तक वो एफिशिएंसी को झेल ले, है ना। हाँ, इसी टॉपिक का, जब एनर्जी खत्म होगी तो एनर्जी, जब स्पेस खत्म होगा तो स्पेस, जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होगा तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। पेपर डिस्कशन हम लोग स्पेशल क्लास में करेंगे, ताकि यहां पर हम लोग का टाइम बच जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी। चलो दोस्त, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाओ, मजा आ गया, एटलीस्ट काफी हद तक हमने खत्म कर लिया न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी पहले हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, हरी डालो बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। लिथियम आयन बैटरी में आपको आगे करा दूंगा मिसलेनियस टॉपिक में। नहीं, छूट गया, कोई बात नहीं, मुझे पता है। वैसे मैं काफी जगहों पे मैं उसको मिसलेनियस टॉपिक में कराता हूं, आपको मिसलेनियस में करा दूंगा। लिथियम आयन बैटरी के लिए मुझे वो फिगर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो पका ओपनली वो वीडियोस, उसकी फोटोग्राफ लेके मैं समझा दूंगा आगे। चलो न्यूक्लियर एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट जानो। अच्छा ये बताओ कि हम ना थोड़ा 15-20 मिनट केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वी आर गोइंग टू डू द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री फॉर 15-20 मिनट्स। ओके, और चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर सुनो बच्चों, ये बताओ न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग, है ना, अच्छा अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का यूनिट्स हम किसे बोलते हैं? केमिस्ट्री के यूनिट्स हम लोग एटम को बोलते हैं या एलिमेंट्स को बोलते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाल्टन ने बोला था। डाल्टन केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने बोला भाई एटम या एलिमेंट जो होता है वो केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। उसने बोला कि एटम या एलिमेंट जो होती है वो केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट होती है। सो एटम्स आर एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, ये उन्होंने बोला, डाल्टन ने बोला, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एटम्स और एलिमेंट्स आर नॉट द बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। इवन इसके अलावा बाद में पता चला कि एटम से भी छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। बाद में पता चला नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटी चीजें होती है, जिन्हें कहते हैं बोसॉन, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स, ये सारी चीजें उनसे भी छोटी होती है। इन पे हम बात बाद में करेंगे, जब हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे ना पार्टिकल फिजिक्स, तब ये सब जाएंगे। बोसॉन क्या होता है, म्यूऑन्स क्या होते हैं, गॉड पार्टिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। वो यानी कहने का मतलब है एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स, ये सारी चीजें छोड़ो, उतने लेवल पे नहीं जाएंगे हम। एटम्स और एलिमेंट्स को ही बेसिक यूनिट मान लेते हैं। कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना इस चैप्टर को समझने के लिए। मैंने कहा चल भाई एटम्स और एलिमेंट्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। आएगा ही, बोसॉन्स वगैरह भी आएगा, हम लोग पढ़ेंगे, सन एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ेंगे। ओके, अब सुनो, तो टोटल हमने पूछा बताओ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो चलो मान लो 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स है कुल, जो अभी तक ढूंढे जा चुके हैं। टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री आर डिस्कवर्ड नाउ, तो मैंने बोला चल 118 हो चुके हैं। अब मैंने बोला ये बताओ ये 118 एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट नेचर में पाए जाते हैं, यानी सारे के सारे नेचुरल होते हैं या कुछ डिराइव्ड होते हैं? यानी कहने का मतलब है कि सारे के सारे 18 एलिमेंट प्रकृति में पाए जाते हैं, या फिर कुछ एलिमेंट्स कहीं और से आते हैं। ओके, ठीक है, तो काफी बच्चे कह रहे हैं नहीं सर सारे नेचुरल नहीं होते हैं, कुछ डिराइव्ड होते हैं, किन्हीं चीजों से मिलकर आते हैं, और यू आर एब्सोल्युटली राइट। सम आर डिराइव्ड, नॉट ऑल डिराइव्ड, मैक्सिमम नेचुरल, आई एम यूजिंग अ वर्ड राइट नाउ, मैक्सिमम नेचुरल होते हैं और कुछ डिराइव्ड होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जो हम लोग यूरेनियम यूज करते हैं ना, जो हम लोग थोरियम यूज करते हैं, अभी जो हम न्यूक्लियर एनर्जी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में जो फ्यूल होता है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूल बोलते हैं, यूरेनियम थोरियम को। यहाँ पे पेट्रोल नहीं जलता, कोयला नहीं जलता, सीएनजी पीएनजी नहीं जलता, यहाँ पे यूरेनियम थोरियम जलता है। अब हम न्यूक्लियर फ्यूल की तरफ जा चुके हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल बोलते हैं। कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल होता है? यूरेनियम थोरियम, है ना, ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर जब प्लूटोनियम देखोगे तो प्लूटोनियम नेचर में नहीं होता है, डिराइव्ड होता है। अब तुम पूछोगे प्लूटोनियम कहां से आता है? प्लूटोनियम प्रकृति में कहीं नहीं मिलता। यूरेनियम दुनिया में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, थोरियम सबसे दुनिया में भारत में मिलता है, प्लूटोनियम सबसे दुनिया में कहां मिलता है? बताओ प्लूटोनियम दुनिया में कहां मिलता है? प्लूटोनियम दुनिया में कहां मिलता है? कोई आंसर नहीं है। प्लूटोनियम दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि प्लूटोनियम तो नेचर में होता ही नहीं है। तो फिर प्लूटोनियम डिराइव कहां से आया? प्लूटोनियम आया कहां से, अभी मैं आपको बताऊंगा। जब हम यूरेनियम का ऐसा फ्यूल जलाएंगे अभी रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उस एक कचड़े में प्लूटोनियम होता है। अब प्लूटोनियम भी एक ऐसा फ्यूल है जिसको हम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एटम बम के लिए यूज कर सकते हैं। याद रखना, जब मैं आपको न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा रहा हूं, दिस न्यूक्लियर एनर्जी में हैव टू यूजेस, द वन एज अ कंस्ट्रक्टिव, सेकंड एज अ डिस्ट्रक्टिव। चाहिए तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, मानव कल्याण कीजिए, या एटम बम बनाइए और मानव का विनाश कीजिए। यू हैव टू ऑप्शंस। पर सुनो, हम लोग ना दोनों काम करेंगे, क्योंकि डिफेंस के लिए वी आल्सो वांट द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द एटम बम फॉर्मेशंस, बट वो इंटरनेशनल लेवल पे ठीक नहीं है। वो इंटरनेशनल लेवल पे ठीक नहीं है।
Everybody clear? That is not put at international level. Okay. So what is the use of nuclear energy? Tell me guys. What is the use of nuclear energy? Tell me guys. Nuclear energy के दो uses हो सकते हैं. पहला constructive use या electricity बनाने, दूसरा destructive use atom bomb बनाने. तो ये बताओ कि न्यूक्लियर फ्यूल क्या होते हैं. आई होप यू पीपल अंडरस्टूड. यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये न्यूक्लियर फ्यूल कहलाते हैं. यूरेनियम, थोरियम जो होते हैं वो प्रकृति में मिलते हैं और प्लूटोनियम प्रकृति में नहीं मिलता. यूरेनियम के जलने के बाद उसके कचड़े में होते हैं, उसको डिराइव कहते हैं. इस तरह कई डिराइव्ड एलिमेंट होते हैं, लेकिन हमें अपने एग्जाम्स के लिए यहाँ सिर्फ प्लूटोनियम ही जानना है. और इस चैप्टर में पेट्रोल डीजल नहीं होगा. इस चैप्टर में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का डिस्कशन होगा. ओके, और आगे बढ़ते हैं. सुनो, और आगे बढ़ते हैं. आगे सुनना, आगे क्या होता है. आगे एक काम करते हैं. अच्छा ये बताओ कि जब कोई एलिमेंट हम लिखते हैं, तो मान लो कार्बन है, तो एक तरफ 6 एक तरफ 12, ऐसे कुछ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं. ये जो 6 है, जानते हैं जो 6 है, ये क्या, ये एटॉमिक नंबर है. ये क्या, ये है एटॉमिक नंबर. ये 612 इज एटॉमिक नंबर. कार्बन 612 जो है ना, आप लोग जानते हैं, बोलते हैं एटॉमिक वेट, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास. इसके बहुत सारे नाम पता है. इसको कहते हैं मास नंबर, इसको कहते हैं मास नंबर. तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, मास नंबर, ये सब बहुत सारे नाम है. पता है एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं. एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना है. ठीक है. अब यहाँ खुद देखो, कार्बन में नीचे 6 है, यानी एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है. और एटॉमिक नंबर से क्या बदलता है, उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना. कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना है 6, कार्बन में प्रोटॉन कितना है 6. वही मैं पूछूं कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, तो आप बोलोगे 12. एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 12 हो गई. प्रोटॉन आपने नीचे से देख लिया 6 है, तो न्यूट्रॉन बाकी 6 है. यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या आप 6 और 12 के नंबर से आप बता सकते हैं. यानी कार्बन हैव 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. एवरीबॉडी एग्रीड? स्कूल टाइम में हम लोग करते थे बचपन में. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? दे आर 6, 6 एंड 6. ठीक है. दे आर 6, 6 एंड 6. ओके, दे आर 6, 6. ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं. अब हम आपसे क्वेश्चन पूछें, जरा बताइएगा. मैं आपसे ये पूछूं, अगर कार्बन 612 में हम एक न्यूट्रॉन को जोड़ दें, ये बताओ पहले न्यूट्रॉन कहां होता है, नीचे होता है कि ऊपर होता है? टेल मी. डाउन साइड या अप साइड? यानी एटॉमिक नंबर में है या एटॉमिक मास में है? एवरीबॉडी राइट? अपर साइड है सर, अप साइड है. अगर मैं कहूं कि मैं एक न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ रहा हूं, तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ूंगा तो कार्बन 612 क्या हो जाएगा? कार्बन 612 हो जाएगा कार्बन 613, क्योंकि न्यूट्रॉन ऊपर होता है. एक्चुअल में अभी ना मैं कहीं कुछ न्यूट्रॉन का एडिशन करने वाला हूं, कहीं पर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लूटोनियम 239. देखिएगा प्लूटोनियम 239, उस प्लूटोनियम 239 में मैं एक न्यूट्रॉन को जोड़ दूंगा और न्यूट्रॉन को जोड़ते प्लूटोनियम का बन जाएगा प्लूटोनियम 240. क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं न्यूट्रॉन के एडिशन का मतलब होता है एटॉमिक मास का बढ़ना. न्यूट्रॉन के एडिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन ऊपर की साइड होता है तो एटॉमिक मास का बढ़ना. तो वही कह रहा हूं 612 613 हो जाएगा. दिस इज एवरीथिंग. द 612 विल बिकम एज 613. एवरीबॉडी क्लियर? द 612 विल बिकम एज 613. इस चीज को ध्यान रखना. और पता है एक चीज और, अगर ऐसा एटम है जिसके एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास अलग है, उसको हम बोलते हैं क्या? अगर एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं आइसोटोप्स. दे आर आइसोटोप्स. याद आ रही है केमिस्ट्री? मैंने बोला था 6, 7, 8, 9 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, 8, 9, 10 की. व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप वो होते हैं जिनमें एक आइसोटोप एक्चुअल में एक एलिमेंट के एक से ज्यादा रूप होते हैं. एक एलिमेंट्स के मोर देन वन फॉर्म होते हैं, और वो ऐसे फॉर्म होते हैं जहां पर एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है. तो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? आइसोटोप्स. ग्रेट. आइसोटोप्स. पता है, याद रखना, अगर हमने एक न्यूट्रॉन बदल दिया ना, कार्बन 612 अगर 613 हो गया, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है. Why isotopes are very important here? मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं क्यों बार बार ये बोल रहा हूं. असल में जो मैं अभी आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, वहां हम लोग बहुत तरह के आइसोटोप्स को पढ़ने वाले हैं. जैसे यूरेनियम, मान लो यूरेनियम 92 238, यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 234, यूरेनियम 92 233, प्लूटोनियम 90 239, प्लूटोनियम 90 240. ये सब अलग अलग आइसोटोप आने वाले हैं. पहले मैं चैप्टर पे घुसने के पहले आपको इसकी पूरी चीजें बता दूं, बेसिक कंसेप्ट्स. मैंने क्या बोला था? बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. अब मैं आपको बार बार बोला हूं, मैं जीरो लेवल से उठाता हूं. अगर सपोज एनीबॉडी हैव नॉट अ साइंस बैकग्राउंड, तभी बंदा समझ जाना चाहिए कैसे ये चीजें क्या हो रही हैं. तो न्यूक्लियर एनर्जी में एक्चुअल में हम लोग डिफरेंट आइसोटोप्स को यूज करेंगे. ओके, कहां कैसे यूज करेंगे? आप यहां देखो ना, यूरेनियम कितने सारे आइसोटोप न्यूक्लियर एनर्जी में अलग अलग जगह आते हैं. उसी तरह प्लूटोनियम कितने सारे आइसोटोप अलग अलग जगह आते हैं. ये बताओ, यहां तक क्लियर है दोस्त? एवरीबॉडी क्लियर? सब लोग, हम लोग देखो मुझे, एवरीबॉडी क्लियर? 12 लोग क्लियर हो गए. अच्छा, 35 लोग हो गए. अब 44 लोग हो गए. अच्छा, 72 हो गए. एग्रीड, बहुत बढ़िया. अच्छा, 90 लोग हो गए. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. 90 कितने हो गए? अच्छा, 112 लोग हो गए. बहुत अच्छा. 132 हो गए. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. 150 पहुंच गया. अरे वाह 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 वाह. मतलब ये रात भर तक पूरा भारत का पॉपुलेशन हो जाएगा, है कि नहीं? 205 हो गया, मतलब रात भर तक 130 करोड़ में पहुंच जाएगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए,
बहुत बढ़िया ना, रात भर तक हम लोग 2 करोड़ पहुंच जाएंगे, मतलब 130 मिनट भारत का पॉपुलेशन हो जाएगा, इतना थंबनेल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इधर दिमाग लगाया, हो गया, बढ़ाते रहिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ के वहीं बढ़ाते रहिए। आइए, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सुनो, ये हो गया यूरेनियम आइसोटोप, प्लूटोनियम आइसोटोप, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो जरा समझना। ओके, देखो चाइना को हम लोग इन्हीं सब चीजों में पीछा करेंगे, है ना, पॉपुलेशन बढ़ा के। ग्लोबल जीपीएस आज तक हम लगाए नहीं, एयरक्राफ्ट हम बनाए नहीं, है ना, सारा का सारा हम लोग डिपेंडेंट है, ठीक है, दूसरे कंट्री से ले ही रहे हैं, ठीक है, पूरा, है ना, सब कुछ। चाइना हमसे सिर्फ आगे कहाँ है ना, चाइना हमसे आगे है कहाँ, चाइना हमसे आगे है उसमें, अरे यूट्यूब और व्हाट्सएप पे चाइना हमसे बहुत आगे है। आप लोग को पता नहीं, हम बता रहे, चाइना हम लोग से यूट्यूब और व्हाट्सएप पे, सॉरी व्हाट्सएप और फेसबुक पे अगर देखिए तो चाइना हम लोग से बहुत आगे है। सॉरी इंडिया, क्या मतलब बोल रहे हैं, इंडिया चाइना से व्हाट्सएप और फेसबुक में बहुत आगे। आप लोग को पता नहीं, पता है कि नहीं। चलिए, अब प्रॉब्लम ये है ना, रियलिटी नहीं बोलेंगे तो वो पाकिस्तान भाग जाए, बड़ी दिक्कत है, ठीक है। चलो, मतलब सत्य बोलना नहीं, बहुत दिक्कत है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताऊंगा व्हाई चाइनीज यूज डिफरेंट टैक्स बिकॉज़ डेटा लोकलाइजेशन। ये एक टेक्निकल पार्ट है, डेटा लोकलाइजेशन, जहां पे श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट आती है। तो व्हाट इज श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट एंड डेटा लोकलाइजेशन, जहां पे ये डेटा क्या बोलते हैं उसको, अरे नेशनल डेटा बिल जो करके आया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। हाँ, श्री कृष्णा वाला, एग्जैक्टली, मैं बताऊंगा उस बारे में। वो पार्ट विल बी द आईसीटी, वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। एग्जैक्टली, डेटा प्रोटेक्शन बिल, यू आर राइट, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है 2019 वाला, उस पर बात करेंगे डेटा लोकलाइजेशन को लेकर। बहुत अच्छा टॉपिक है वो। चाइना अपने सर्वर्स वगैरह जो है वो मतलब अपने कंट्री में रहते हैं। चाइना फेसबुक नहीं अलाउ करता, व्हाट्सएप नहीं। मेरे जो चाइनीज फ्रेंड्स होते हैं ना, हम उनके साथ, मैं उनके साथ वीचैट पे लगता हूं, उनसे बात करता हूं। तो ये सारी चीजें, चलो चलो चलो, अभी वो हम बात में जाएंगे। आईसीटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, ये हो गया। अच्छा एक बात और सुनो, किसी भी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी किससे होती है? किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी किससे होती है? किसी भी एलिमेंट्स की आइडेंटिटी किससे होती है? मतलब आप समझ नहीं रहे हो, मैं बताता हूँ। या एग्जैक्टली यू आर राइट, एटॉमिक नंबर से होती है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। यानी किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी उसके एटॉमिक नंबर से होती है। अगर मैं पूछूं, ये बताओ कि कार्बन केमिस्ट्री में कौन सा एलिमेंट है? छठा। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। यही चीज मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा ये बताओ कि पूरी केमिस्ट्री में पहला एलिमेंट कौन है? Which one is the first element in chemistry? सब मुझे बोल रहे हैं हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन? पता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो मैंने आपको पहले क्या बोला था, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी उसका एटॉमिक नंबर होता है। पूरी केमिस्ट्री में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन को माना जाता है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट माना जाता है हीलियम का, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तीसरा लिथियम को मानते हैं, एटॉमिक नंबर 3 होता है। चौथा बेरिलियम को मानते हैं, एटॉमिक नंबर 4 होता है। पांचवा बोरान को मानते हैं, एटॉमिक नंबर 5 होता है। छठा कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। ये सब हमको ना कराइए, नाइट्रोजन 7 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है। हम कह रहे हैं फालतू काम मत कीजिए। उसी तरह कहीं एटॉमिक नंबर 82 होता है, हो सकता है एटॉमिक नंबर 83 होता है, और उससे कहीं लास्ट में पहुंच जाता है एटॉमिक नंबर 118 होता है। कंसेप्ट समझो प्रभु, कंसेप्ट समझो। तुम लोग एकदम खुश हो गए थे कि सर हम ना आज आपको पूरा 118 एटॉमिक नंबर बता ही डालेंगे। सुनो, यहाँ पर 118 एटॉमिक नंबर की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग अपनी एनर्जी को गलत जगह लगा रहे हो, यही प्रॉब्लम है, कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर की जरूरत ही नहीं है। 5-7 से आपका काम हो जाएगा। जब जरूरत था आपके बोर्ड के एग्जाम में, वहां तो तुम पढ़े नहीं, यहाँ जरूरत नहीं थी, यहाँ फालतू काम कर रहे हो। यही चीज है, कई लोग काम कर रहे हैं। चलिए अब सुनिए, हम आपको बताते हैं असल में क्या होता है कि मैं ना 82, 83 का। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 है? जरा देखें कौन है बच्चा यहाँ जो आईएएस बन सकता है। देखें तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 है? चलो, तो नो आइडिया। अरे आइडिया है भाई, हम तुमको बताते हैं। 82 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 है। अभी देखो कोई लोग गूगल करके एटॉमिक नंबर एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। अरे यही प्रॉब्लम है तुम लोगों का कि तुम लोग के अंदर होशियारी नहीं है। 82nd एटॉमिक नंबर, 82nd एलिमेंट वही है जिसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। 83rd एटम वो है जिसका एटॉमिक नंबर 83rd होता है। 118वां एलिमेंट वो जिसका एटॉमिक नंबर 118वां होता है। ऐसे याद रखो। करेक्टर बन रहे हो, मजदूर बन रहे हो, मजदूरी करनी है तो पूरा याद करो। आईएएस बनना तो ईमानदारी होशियारी से करो। तो मेरा कहने का मतलब है 82 एटॉमिक नंबर के बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं उनमें मैक्सिमम एलिमेंट में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। फिर सुनना, आफ्टर 82nd एटॉमिक नंबर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, मैं कह रहा हूं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, मैंने नहीं बोला ऑल, क्योंकि ऑल में फंस जाएगा। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव अ रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं मित्र? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इनको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इनको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ओके, अब बात होगी कि रेडियो एक्टिविटी किसे बोलते हैं? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्चुअल में हम लोग यहाँ ना जो एनर्जी वाली बात करने वाले, जैसे यूरेनियम बात करने वाले हैं, थोरियम बात करने वाले हैं, प्लूटोनियम बात करने वाले, जिनको एज अ फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। दीज ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है ये सब पागल एलिमेंट होते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करें, ये सब पागल है। पागल मतलब खुराफात है। खुराफात का मतलब अनस्टेबल है। हम तुमको दो तरह का इंसान देते हैं, एक नॉर्मल आदमी और खुराफात, एक पागल आदमी। ये बताओ कौन स्टेबल है, कौन स्टेबल है? तो सर नॉर्मल वाला आदमी स्टेबल है और खुराफात वाला अनस्टेबल है।
तो खुराक वाला अनस्टेबल है तो ज्यादा खतरनाक कौन है? सामान्य आदमी खतरनाक है, पागल वाला? तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि पागल वाला, इसलिए पागल वाले को खुला नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि पागल वाला अनस्टेबल है। एग्जैक्टली ये यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम को भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम के फॉर्म में होंगे तो अनस्टेबल हैं, जहां पे भी होंगे वहां अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन होते हैं, बचपन में पढ़े हुए सब, ये सब खतरनाक रेडिएशन होते हैं। ये रेडिएशन दिखते नहीं है पर आपके लिए खतरा हो सकते हैं, आप लोग इनके एक्सपोजर में आके मर सकते हैं, म्यूटेशन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, कैंसर हो सकता है। प्रकृति में इवन जो यूरेनियम होता है वो पिच ब्लेंड के अंदर होता है, समझिएगा। प्रकृति में यूरेनियम नहीं होता, वो पिच ब्लेंड के अंदर होता है। थोरियम जो होता है वो मोनाजाइट सॉइल के अंदर होता है, समझिएगा, मोनाजाइट सॉइल के अंदर होता है। प्लूटोनियम तो कहीं नहीं होता, आप सबको पता, तो निकल कर आता है यूरेनियम के जलने के बाद। तो सोचिए यूरेनियम भी प्रकृति में पिच ब्लेंड में है, थोरियम भी प्रकृति में मोनाजाइट सॉइल में है। जब हम उनको यूरेनियम और थोरियम को इलेक्ट्रिसिटी एटम बम बनाना होता है तो पिच ब्लेंड से हमको यूरेनियम अलग करना होता है, मोनाजाइट से थोरियम अलग करना होता है, फिर उस यूरेनियम और थोरियम को ले जाकर उसको यूज करना होता है इलेक्ट्रिसिटी एटम बम के लिए, ठीक है। इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं, क्योंकि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम बहुत पागल हैं सब, इनको खुल्लम खुल्ला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब प्रकृति में भी खुल्लम खुल्ला नहीं होते हैं, सब किसी चीज के अंदर होते हैं, लेकिन जब हम इनको उपयोग करना होता है उनमें से निकालते हैं, ठीक है, वही हम करें। नहीं तो क्योंकि बहुत खतरनाक है, ये सब एक तरह के पागल एलिमेंट है, ये अनस्टेबल एलिमेंट, इनको खुल्लम खुल्ला नहीं होना चाहिए। इवन आपको बताऊं, किसी जगह पर खुल्लम खुल्ला यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम रखा है ना, और सरकार को पता चल जाए तो उस जगह को सील कर देती है। ये सब अगेंस्ट लॉ है, क्योंकि जो लोग इस एरिया में जाएंगे उनके इफेक्ट ऑफ रेडिएशन हो जाएंगे। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम लोगों ने जापान का फुकुशिमा केस सुना है? जब कई साल पहले लॉन्ग बैक एक सुनामी आई थी जापान में, उस वाले केस को तुम लोग सुने कि नहीं सुना? पहले फटाफट बताओ, यू गाइस हर्ड दैट केस और नॉट? उस केस में हुआ क्या था? आप में से कोई बता सकता है उस केस में हुआ क्या था? आप में से कोई बता सकता है उस केस में हुआ क्या था? सुनामी के बाद क्या हुआ था? सुनामी के बाद एक कैस्केडिंग डिजास्टर हुआ था। सुनामी के बाद एक कैस्केडिंग डिजास्टर हुआ था। कैस्केडिंग डिजास्टर का मतलब होता है एक समय के बाद कुछ प्रॉब्लम, उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम, 2 दिन के बाद कुछ और प्रॉब्लम हुआ। असल में हुआ कि हम आपको बताते हैं, वहां पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पे नाक की भट्टी होती, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती यूरेनियम थोरियम से। उस जगह पर वो न्यूक्लियर रिएक्टर काम नहीं करता था, बंद पड़ा हुआ था काफी सालों से। पर वहां पर एक कंटेनर था, एक संदूक था, जिसमें कुछ सीजियम आइसोटोप रखे गए थे, सीडियम के रिएक्टिव एलिमेंट, और वो फ्री फॉर्म में रखे गए थे। वो गलती से वो फट गया, वो कंटेनर सीजियम का लीक हो गया, ऐसा कहते हैं। और वो सीजियम जो था पूरा का पूरा वहां की मिट्टी में, वहां की सॉइल में फैल गया पानी के साथ। और कुछ तो सीजियम था, जब पानी लौटा सुनामी का वेव लेकर, तो बहुत सारा सीजियम ओशन में चला गया, और वो पूरा का पूरा जगह जो था रेडिएक्टिव एलिमेंट सीजियम के एक्सपोजर में आ गया। और वहां पे लोगों को बोला गया उस जगह को छोड़ दीजिए, वहां बोला गया उस जगह को छोड़ने के लिए, बोला गया वहां के गाय का दूध नहीं पीजिएगा, बोला गया वहां का जो फ्रूट और वेजिटेबल है नहीं खाइएगा, बोला गया वहां का पानी भी नहीं पीजिएगा। हर जगह पर इनके रेडिएशन का इफेक्ट आ गया था, लोगों को अलर्ट कर दिया गया था, लोगों को वहां से खट से हटाया गया। कई महीने बाद ये न्यूज आई कि जिस जगह पर सीजियम लौट कर गया था ओशन के अंदर, जहां से, उस जगह की मछलियां सफेद हो गई थी, बिकॉज़ ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, मर गई थी तड़प तड़प के। सोचो किस तरीके से रेडिएटिव एलिमेंट्स आर डेंजरस फॉर अस। को समझ में आ रहा है मित्र? तो आप सोचिए यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, हाउ दीज आर वेरी डेंजरस फॉर अस, जो कि एग्जांपल मैंने आपको फुकुशिमा के थ्रू समझाने की कोशिश की है। Okay, so the reason is because of effect of radiations. तो जो रेडिएशन कितना खतरनाक होता है, दिखता भी नहीं आंख से, and you people are coming under the effect of radiations, और ये म्यूटेशन करके they can cause the death to people guys, वो डेथ कर सकते हैं ह्यूमन का। ओके, चलिए जहां तक क्लियर है। आपको पता है जब किसी जगह पे एटम बम गिरता है तो क्या होता है? लाइए आज पूछ लेते हैं। भोपाल वाला कुछ और था, वो मिथाइल साइनाइड था। बताओ बताओ होता क्या है? किसी जगह पे एटम बम गिरता है तो होता क्या है? मुझे सिर्फ ये बताओ, इफ एटम बम ड्रॉप इन द पर्टिकुलर एरियाज तो क्या होता है? जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। जब एटम बम कहीं पर गिरता है, जान लो आज के बाद कभी भूलोगे नहीं, सब चीजें लोग बताते नहीं है इतने बेसिक तरह, मतलब हम हाई फाई तुमको पढ़ाते नहीं, हमको आता ही नहीं हाई फाई, हम तुमको पढ़ाते हैं 0 और 1, बस इसी में आईएएस खत्म हो जाता है। तुम चले जाते हो 90 और 100 पर, चले जाते हो तुम अपना इलेक्ट्रॉनिक और वो टीवी बनाने लेते हो। प्रॉब्लम यही है, क्वेश्चन तुम्हारा 0 1 आता बेसिक। जब एटम बम गिरता है उस जगह के एरिया में हीट या टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, 300 400 500 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये बताओ 300 400 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम लोग जल जाओगे कि नहीं जल जाओगे? जलोगे नहीं, तुम लोग भस्म हो जाओगे। जलना तो होता है जब जलोगे, धीरे धीरे भस्म हो जाओगे, उड़ के गैस बन के हवा में डिसॉल्व हो जाओगे। पता है 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज हो सकता है अगर किसी जगह पे एटम बम गिरता है। ये जो बिल्डिंग है ना, सब बिल्डिंग सब जहां है सब राख हो जाएगी, दे विल बिकम एज ऐश। ये बिल्डिंग मॉन्यूमेंट कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे सब ढह गया, एकदम राख की तरह प्लेन मैदान हो जाएगा। So if an atom bomb drop in the particular area and that particular area, the heat and temperature will abruptly rise 500, 600, 700, 800, 900, 1000 तक टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि यूरेनियम का मेल्टिंग पॉइंट 1000 कुछ होता है। वहां तक तो यूरेनियम खुद ही पिघल जाएगा उसके बाद। देखिए कोई 1132 से कितना बता रहे हैं? एवरीबॉडी क्लियर? ये लेकिन याद रखना, जो वहां पर हीट और चीजें होती हैं, दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म इफेक्ट। ये कुछ समय के लिए होती है, जब तक यूरेनियम टूट रहा होता है वहां पर आग लगी होती है भयंकर। लेकिन उसके बाद जो वहां पर रेडिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, अब ध्यान देना, जो रेडिएक्टिव एलिमेंट होते हैं है ना, रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं, वही यूरेनियम, जो प्लूटोनियम जो उसके अंदर यूज होते हैं उन बमों के अंदर, वो बिखर जाते हैं वहां पे, ध्यान देना।
वो दे स्प्रेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दे स्प्रेड इन द पर्टिकुलर एरिया। काफी हद तक जल जाते हैं, उसके बाद जो बच जाते हैं वहां पे मिट्टी में फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। और जब वो मिट्टी में फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, अब वो खतरनाक होते हैं। वो आने वाले युगों युगों तक रेडिएशन करते हैं, वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। और देखो आज भी जब कभी एटम बम कहीं पर गिरता है तो लोग तो उस जनरेशन में मरते ही मरते हैं, और इस तरह के जो एक्सपोजर रेडिएशन होते हैं उनकी नस्लें बर्बाद कर देती हैं। आज भी आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी में क्या है। एक बार मैं भी हिरोशिमा में गया हूं, काफी है ना, वो सारी स्टैच्यूज जो वहां बना रखे हैं। वंस आई आल्सो विजिटेड टू दैट एरिया। हम लोग एजुकेशन टाइम में हम लोग गए थे वहां पे, ठीक है। तो पीपल आर स्टिल कमिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, जनरेशन टू जनरेशन। जो ये एटम बम वगैरह सिर्फ आपको नहीं मार रहे, आपकी आने वाली नस्लें बर्बाद कर रहे हैं, नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। और इस चैप्टर को नस्लें बर्बाद होंगी वो भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ रहे हैं तो आई एम टेलिंग यू ना, द न्यूक्लियर एनर्जी हैव अ बोथ टू रोल एज अ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। आपको दोनों पहलू समझना होगा। एक बच्चा है बार-बार एनरिचमेंट लिख रहा है, बार-बार एनरिचमेंट लिख रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, वो भी अभी कहीं आएगा, पर थोड़ा पेशेंस रखो भाई, टाइम पास नहीं करना, अभी पेशेंस रखो। समझ में आया? फटाफट बोलो हाँ आया। 7 मिनट एक बार ही मारा करो यार, टिक विक है ना, 4 बार मत किया करो। इतना खलिया तुम कैसे हो सकते हो 10 बार लाइक मारते हो? ईमानदारी किया करो मेरे साथ, ईमानदार टीचर चाहते हो तो ईमानदारी से रखो, ठीक है। हाँ। अच्छा तो हम ये सब तुम लोग को यहाँ बता रहे थे, तुम लोग समझ गए, ठीक है। इधर आओ, ये यहाँ तुमको बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ क्लियर है ना? ठीक है। रेडिएटिव एलिमेंट समझ में आ गया, ठीक है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम सब क्या रेडिएटिव एलिमेंट है, ये सब एकदम क्लियर हो गया? जल्दी बोला करो, हाँ सब क्लियर हो गया, आगे सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त वाला एकदम होना चाहिए, बहुत बढ़िया। एक मिनट, जबरदस्ती तो नहीं सुन रहे तुम लोग बैठ के हमको? मजा आ रहा है ना? हाँ, जबरदस्ती से मत पढ़ना, पढ़ाई कभी जबरदस्ती नहीं होती, पढ़ाई हमेशा बहुत अच्छे मूड में होती है, बहुत अच्छे मूड में होती है। नहीं सर मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आता है सच में, वी आर एंजॉयिंग। चलिए तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, लेकिन तुम लोग चाहते हो बाकी बच्चे ना पढ़े, इसे तुम लोग बाकी बच्चों को नहीं बताते हो। चलो बहुत तुम लोग गंदे गंदे लोग हो। चलो अब सुनो एक बात और सुनो, बहुत गंदे तुम लोग, बहुत गंदे तुम, बहुत 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 तुम सुनो, इधर सुनो तुम लोग, बहुत मतलब ही चालू लोग हो तुम। टाइम का पता ही नहीं चलता सर, आप पिघला के झूठ बोलते तुम लोग यार, सब झुकते तुम इतना मतलब तुम लोग बटरिंग करते हो टीचरों का तो कोई मतलब लल्लू टाइप का टीचर तो भटक जाएगा कि नहीं सच्ची सर, देखो बटरिंग शुरू कर दो टीचर का, मक्खन लग रहा है, मांस लग रहा है, अरे सर है ना बटरिंग करते थे टीचरों की कसम से। अरे देखो ये सही बोला ना, बेटा सर को मत बनाओ, ये बोल रहा है सच में कि तुम लोग भी सर को बेवकूफ बनाते हो, सर समझते हैं। जिंदगी बढ़ने वाली है सर, आपके बुक पे डेडिकेट तो पेरेंट वाला पेज देख के अच्छा लगा। अच्छा अच्छा चलो, मैं अपने पेरेंट्स के लिए इंडिया लौट के आया हूँ, ठीक है। चलिए बस क्वेश्चंस मार्क ही बना रखे हैं सर को। अच्छा चलिए, वेरी गुड, रुक गया ये, चलो। अच्छा अभी जरा एक बात और सुना, ठीक होगी बात, होगी बात, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो गया, गुड। अभी 25 मिनट और है, ठीक है। अभी सुनो, आप थोड़ा अलर्ट हो जाए, ठीक है। बीच में थोड़ा जरूरी है 2-4 मिनट, लेकिन लंबा नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है। अच्छा अभी बात सुनो, अब जैसे ये एटॉमिक नंबर है ना, ये एटॉमिक नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, पीछे भी मैंने बोला था ना। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन को भी करता है, इलेक्ट्रॉन को भी। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पर 1 एटॉमिक नंबर है तो 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 एटॉमिक नंबर है तो 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 एटॉमिक नंबर हो तो 4 हुआ। आफ्टर 82 एटॉमिक नंबर क्या हुआ? मोर देन 82 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 82 एटॉमिक नंबर के बाद जो एटम है उनमें 82 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई? आगे की नहीं आगे, 82 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब सुनो एक बात बताओ, कहने का मतलब है हम लोग यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम पढ़ने जा रहे हैं। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम सब 82 के बाद वाले आते हैं। इसका मतलब इसमें 82 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 82 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम में है। सो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम हैव अ मोर देन 82 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां हाँ करते रहना, मतलब यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम के पास 82 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है। ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसी बात बताओ, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, स्कूल टाइम में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? साइज ऑफ एटम बढ़ता है। स्कूल टाइम में हम लोगों को गुरुजी ने क्या पढ़ाया था? मैं गुरुजी ने बताया, बच्चा जानते हो ये एक न्यूक्लियस है। कैसे पढ़ाया हम लोग को बताते हैं ना, उन्होंने बोला बच्चा ये एक न्यूक्लियस है ना, नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ये धनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। गुरुजी ने फिर बोला बच्चा जानते हो ये ना पहला वो है, पहली कक्षा है जो फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं। आंग्ल भाषा में हम लोगों ने के बोला, तो बोला जानते हो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत बढ़िया। फिर गुरुजी ने हमको पढ़ाया था गाँव में कि देखो ये ना, ये दूसरा है, दूसरी कक्षा है, ठीक है, दूसरा ऑर्बिट है,
इसका नाम गुरुजी बोले थे एल होता है, एल होता है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। फिर गुरुजी ने बोला जानते ये भी इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है। फिर गुरुजी बोला कि अच्छा बच्चा अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा ना, 2 यहाँ भर गया पहले कक्षा में, 8 यहाँ भर गया, 10 हो गया, अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तीसरी कक्षा में जाएगा, ऑर्बिट में जाएगा। गुरुजी ने बोला ना तीसरी में जाएगा, तीसरी में मैक्सिमम 18 होगा, है ना, 2 पे पावर n करके कुछ गुरुजी हमको बताए थे, ठीक है। तो लोग कुछ याद रहा हमारे गुरुजी बताए, ठीक है, ऐसे जगह 18 यहाँ हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वैसे देखो एटम क्या हो रहा है, एटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तीसरा ऑर्बिट हो गया, चौथा ऑर्बिट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब 80 सेकंड के बाद जाओगे, जब 80 सेकंड के बाद जाओगे, तो 80 सेकंड के बाद जब जाओगे, ओके, जब 80 सेकंड के बाद जाओगे तो 80 सेकंड के बाद आपको क्या मिलने वाला है, ओके, 80 सेकंड के बाद आपको क्या मिलने वाला है, 80 सेकंड के बाद आप सब समझ रहे हो आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। जो साइज ऑफ एटम होगा काफी बड़ा होगा, ओके एवरीवन, साइज ऑफ एटम काफी बड़ा होगा, ओके, साइज ऑफ एटम काफी बड़ा होगा। यानी मैं एक टर्म यूज कर सकता हूं कि जो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम है, ओके, जो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम है, ये सारे के सारे यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जो है वो लार्ज साइज के एटम होते हैं। मैं यहाँ कह रहा हूं यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम आर द लार्ज साइज ऑफ एटम। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जो होते हैं वो लार्ज साइज के एटम होते हैं। क्यों लार्ज साइज के एटम होते हैं? उनमें एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके 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 एटम्स ऑर्बिट बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए जनरली उनकी साइज बड़ी होगी। स्कूल टाइम में हम लोगों को टीचर्स ने पढ़ाया था, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कक्षाएं ज्यादा होंगी, साइज बड़ी होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी साइज उतनी ही ज्यादा। एक जनरल कंसेप्ट है जो टीचर ने हम लोग को दिया था। क्या आप लोग को याद है ये कंसेप्ट या नहीं? ठीक है, इसका मतलब मैं सिर्फ कंक्लूजन कर रहा हूं, मैं अब कंसेप्ट पे आ रहा हूं सीधा। हमारा बेसिक वाला पार्ट हो गया, ठीक है, बेसिक वाला पार्ट हो गया कि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये बड़े साइज के एटम होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो ऑर्बिट ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियर फिजन। चलो हेडिंग डालो, न्यूक्लियर फिजन, है ना, जिसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं हिंदी टर्म बोल दिया करो, तो मैंने बोल दिया नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। ओके, ये हो गया न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन जरा समझना। नाभिकीय विखंडन में जरा एक लाइन लिखना, ब्रेकडाउन ऑफ, ब्रेकडाउन ऑफ, ब्रेकडाउन ऑफ, ब्रेकडाउन मतलब टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियाई, breakdown of large size of atom or nuclei into small size of atom or nuclei, है ना। किसी बड़े परमाणु के नाभिक का छोटे छोटे नाभिकों में टूटना, तो किसी बड़े परमाणु के नाभिक का छोटे छोटे नाभिकों में टूटना, ओके। सो मैंने बोला ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज साइज ऑफ, लार्ज साइज ऑफ एटम या न्यूक्लियाई, किसी बड़े साइज के नाभिक या परमाणु का, है ना, ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन इनटू स्मॉल साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियाई, इनटू स्मॉल साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियाई। तो किसी बड़े परमाणु के नाभिक का छोटे छोटे नाभिकों में टूटना, जिसके फलस्वरूप ये देखो बगल में उसका क्या होगा, ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। इसी ऊष्मा और एनर्जी को हम लोग कहते हैं फ्यूजन एनर्जी। यही क्या है, ये जो ऊष्मा एनर्जी निकल रही है, इट इज अ फ्यूजन एनर्जी। तो जब किसी बड़े परमाणु के नाभिक का छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, उसे 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 विखंडन ऊर्जा कहते हैं। दैट इज फ्यूजन एनर्जी, दैट इज फ्यूजन एनर्जी, ओके, दैट इज अ फ्यूजन एनर्जी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ओके, दैट इज अ फ्यूजन एनर्जी। आप इसका एग्जांपल लेके आना, न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या क्या एग्जांपल है ना, किसी बड़े परमाणु के मतलब लार्ज साइज ऑफ एटम या न्यूक्लियर का मतलब व्हाट, यूरेनियम है, थोरियम, प्लूटोनियम, इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो साइज ऑफ एटम बहुत ज्यादा है, ओके। यहाँ की क्वेश्चन लिखना है, मान लो यूरेनियम है, यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, राइट, यूरेनियम 92, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन बम्बार्डिंग हम उसको तोड़ रहे हैं, क्या बन रहा है, बेरियम बन रहा है। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है, जैसे मैंने कहा कैप्टान बन रहा है, 36 होता है। 3 न्यूट्रॉन निकला और प्लस हीट और एनर्जी निकली, प्लस हीट और एनर्जी निकली। अभी तक आपने जो हीट और एनर्जी देखी थी वो कोयले से बन रही थी, अभी तक आपने जो हीट और एनर्जी देखी थी वो जियोथर्मल वाले ले रहे थे, ठीक है। अब ये हीट और एनर्जी जो होगा ये यूरेनियम के जलने के बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूरेनियम है वो न्यूक्लियर फ्यूल है, और न्यूक्लियर फ्यूल की वजह से जो हीट और एनर्जी होगी, इस हीट और एनर्जी से हम क्या करेंगे भाई, बॉयलर, स्टीम फॉर्मेशन, मैकेनिकल एनर्जी, टरबाइन, डायनेमो, कुछ याद आ रहा है, और फिर इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर हीट का सोर्स क्या है, ये यूरेनियम है, और यही हीट को अगर हम अनकंट्रोल तरीके से कर लेंगे तो एटम बम हो जाएगा, और कंट्रोल तरीके से करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। ये बताओ, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर है, ये 56 और 36 एटॉमिक नंबर में टूट रहा है, तो बड़े परमाणु का नाभिक जो है वो छोटे छोटे नाभिकों में टूटा कि नहीं टूटा, बिल्कुल टूटा। इसकी वजह से जो हीट और एनर्जी बनी वो क्या है, अब ये इस फ्यूजन का प्रोसेस है, तो जो हीट और एनर्जी बनी वो फ्यूजन की हीट या फ्यूजन एनर्जी कहलाएगी। यही चीज मैं आपको बता रहा था। व्हाट अबाउट द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, लिखो एटम बम। व्हाट अबाउट द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, एटम बम। सो न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल क्या है, परमाणु बम, पहला है एटम बम, ओके, पहला एग्जांपल है परमाणु बम, एटम बम। दूसरा एग्जांपल लिख लो, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। सेकंड वन इज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारत का नाभिकीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम।
देख लीजिएगा। अनदर एग्जांपल इज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम। देखता हूँ कभी शुद्ध हिंदी में भी अनअकैडमी में मिलेगा पढ़ाने को, तो मैं ज्यादा इच्छुक हूँ। Okay, even I love to speak English also only. Not even I never like to speak in the bilingual. But in the first lecture, I think it's good here that to start with a bilingual guys. It's more good. ठीक है ना? जैसे लोगों को लगे हाँ मुझे शुद्ध हिंदी भी आती है, शुद्ध अंग्रेजी भाषा भी आती है और मैं दोनों को मिलाकर भी बोल सकता हूँ। Okay, but I will love to take English, entire English, and even the entire Hindi, the शुद्ध हिंदी and the pure English, है ना? That's important. ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को ये ना लगे कि हिंदी मीडियम में आपको शुद्ध हिंदी में विज्ञान तकनीकी पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। और उस लेवल पे ही पढ़ाते हैं जिस लेवल पे आपके यूपीएससी में जरूरत होती है। डोंट वरी। और जो मेरी 12 तक की पढ़ाई रही है शुद्ध हिंदी मीडियम में तो डोंट वरी। उसके बाद विद द हायर एजुकेशन एवरीथिंग इन द इंग्लिश एंड आई नो वेरी वेल हाउ मच द डिफिकल्टीज आई गॉट टू एक्सेस एंड कन्वर्ट फ्रॉम द हिंदी टू इंग्लिश। मुझे भी हुआ था बट नाउ आई एम फाइन, ऑलरेडी फाइन। ओके, मैं आई स्टिल रिमेंबर आई बिलोंग्स फ्रॉम द सरस्वती विद्या मंदिर। तो मुझे पता है सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई कैसे होती है, संस्कृत, हिंदी उच्चारण, पर्यायवाची, मुहावरे, तद्भव तत्सम कहां से आया हूं मैं। ठीक है, बट आई लर्न इंग्लिश बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलेगा। तो इंग्लिश वाले अब ये सोचेंगे सर पार्शियलिटी करें मेरे साथ, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों। लेकिन मैं बता रहा हूँ हिंदी में लिटरली जो सिलेक्शंस कम है उसमें कहीं ना कहीं हम टीचर भी जिम्मेदार हैं, ये बात मैं मानता हूँ। सिर्फ विद्यार्थियों को कोर्स देना इज नॉट अ गुड टास्क। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अपनी गलतियां मानते नहीं कि हिंदी में हम लोग प्रॉब्लम क्या बताए इंग्लिश असल में है क्या आपको बताऊं। मैंने अपने केस में तो खासतौर से देखा कि एक्चुअल में आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे बताऊं, हो सकता है आपको गुस्सा लगे, आपको भी पता है कि आप दैनिक जागरण और जनसद ये भास्कर से करके आपका करंट अफेयर्स कभी नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। और आपको भी बता दूं जो बच्चे एक्चुअल में हिंदी मीडियम से सेलेक्ट होते हैं पढ़ते वो भी इंग्लिश ही न्यूज़पेपर है। ठीक है, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर में ही क्वालिटी बेस्ड करंट अफेयर्स होती है। ठीक है, तो ये चीज है जो हिंदी वालों को मिसिंग है। और जो टीचर्स है ना हिंदी मीडियम के, उनके साथ दिक्कत क्या है, वो अंग्रेजी का न्यूज़पेपर जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक वो क्लास में जनसत्ता और एग्जाम में बोले कि इससे करंट अफेयर्स हो जाएगा, तब तक आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर टीचर्स को भी आपको इंग्लिश आनी पड़ेगी, भले आप इंग्लिश पढ़ के बच्चों को हिंदी में पढ़ाओ, लेकिन अपडेट्स आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। क्योंकि जो डिमांड है प्रेजेंट यूपीएससी का है ना वो है, और यूपीएससी कभी भी बहुत ज्यादा हिंदी को लेकर बायस नहीं है, हिंदी को नहीं लेंगे। प्रॉब्लम क्या है, हिंदी के अधिक विद्यार्थी मेरे जो मित्र हैं वो सी साइड में ही बाहर हो जाते हैं, है ना। मैं हिंदी के काफी विद्यार्थियों से मिलता हूँ, सिहाग विभाग से भी मिला था, रवि सिहाग वगैरह। उसने बोला सर यही होता है कि पता है हिंदी में बच्चे खराब नहीं है, असल में क्या होता है ना सी साइड में ही बाहर हो जाते हैं सबसे पहले तो। वो बहुत दूसरी चीज होती है, हिंदी में जो टीचर जो पढ़ाते हैं ना एक्चुअल में वो हिंदी शुद्ध हिंदी वाले टीचर शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे टीचर जो इंग्लिश वाले उसको हिंदी पढ़ावे ना तो बहुत बढ़िया कर लेंगे, क्योंकि सारे करंट अपडेट्स इंडियन एक्सप्रेस है, ये सारे के सारे बोलते वाले इंग्लिश न्यूज़पेपर है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं कि अध्यापकों को, मैं आपको पहले मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अध्यापकों को विद्यार्थियों से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें मुझे याद है जब हम लोग आईटी एडमिशन ले रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग के अध्यापक हम लोग से ज्यादा मेहनत करते थे। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप लोग की गलती नहीं है, मैं अपनी गलती भी मानता हूँ। ठीक है, हम जैसे लोग भी हैं जो आपके साथ गलत करते हैं, क्योंकि आप लोग ना बहुत ही मासूम होते हैं, आप लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं होता। अभी पहला टाइम आपको भी नहीं पता एनसीईआरटी क्या पढ़नी कैसे पढ़नी। ठीक है, और आप लोग एक बात बताऊं, आप लोग ना अध्यापकों को मान लियो भगवान। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों में खासतौर से, और अध्यापक का वो भगवान है नहीं है, तो वो सामने बता रहे हैं, सब हो गए प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनल चलेगा, वो चीज अब किताबों में अच्छी लगती है। ठीक है, चलेगा, वो तो हम भैया बहुत लकी रहे, हमको बड़े अच्छे टीचर मिल गए। ठीक है, तुम लोग अपना देखो तुम्हारी किस्मत। चलिए, तो हमने फिजन कर लिया, ये सारी चीजें कर ली। ठीक है, हिंदी मीडियम में थोड़ा मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मेरा भी माध्यम वही रहा है, भारत है, तो गांव देहात का हूं, तो हिंदी वालों से थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा है। और हिंदी मीडियम में एक और प्रॉब्लम बना दो, तुम लोग ना किसी को भगत वगैरह मत बनाया करो, अध्यापक अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से सीखो, बहुत बढ़िया होते हैं, सब बहुत मैच्योर होते हैं सब। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, एक चीज मैं बताऊं, हिंदी मीडियम वालों वो बहुत मैच्योर होते हैं, वो चीजों को जानते हैं क्या चल रहा है, पेपर सिलेबस सब देखते हैं। ठीक है, उस पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, सब बहुत समझ बूझ के ही उसे समझते हैं कि बंदा किस लायक है, जिसे करना चाहिए। आजकल की क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन इज व्हाट इट्स अ प्रोफेशन हो गया है, मतलब वो डेडिकेशन नहीं है कि कोई इच्छा से पढ़ा रहा है, किसी का पास कुछ नहीं है नौकरी तो ये कर रहा है, तो आप पैशन देखो थोड़ा। ठीक है, वो जरूरी होता है। चलो, न्यूक्लियर फिजन हो गया, एटम बम हो गया। अभी हम लोग ना इसको बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें। अब हम चलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ। ठीक है, दूसरा आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन धीरे धीरे, चलो हमें लगता है न्यूक्लियर एनर्जी कल खत्म हो जाएगी। ओके, कल खत्म हो जाएगी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन को। ओके, इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन को। नाभिकीय संलयन क्या होता है, देखो एकदम नाभिकीय विखंडन का उल्टा। वहां पे कोई बड़े साइज का जो न्यूक्लियस था वो टूट रहा था छोटे छोटे में। यहाँ क्या होता है, स्मॉल साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियाई, स्मॉल साइज का एटम या न्यूक्लियाई, स्मॉल साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियाई, है ना, एटम और न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, वो आपस में जाके मिल जाते हैं, फ्यूज टुगेदर and form a large size of atom or nuclei, and form a large size of atom or nuclei। तो कोई छोटे परमाणु के नाभिक का आपस से मिलकर किसी बड़े परमाणु के नाभिक का निर्माण होना, किसी बड़े परमाणु के नाभिक का निर्माण होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो किसी छोटे परमाणु के नाभिक का आपस से मिलकर किसी बड़े परमाणु के नाभिक का निर्माण होना परमाणु संलयन कहलाता है।
नाभिकीय संलयन कहलाता है। वैसे परमाणु संलयन तो एटॉमिक होता है, आप न्यूक्लियर यूज करो तो नाभिकीय यूज किया करो, हिंदी मीडियम। ये भी प्रॉब्लम होती है, लोग परमाणु संलयन लेते हैं, गलत है। परमाणु इज द इंग्लिश द एटॉम, है ना, शुद्ध हिंदी भी ट्रांसलेट नहीं करते। ओके, सो किसी छोटे परमाणु के नाभिक का आपस में इंग्लिश में तो लिख दिया, स्मॉल साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ लार्ज साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियर। सुनो, इस प्रोसेस में भी हीट और एनर्जी निकलती है। यही हीट और एनर्जी जो होती है, दिस इज द फ्यूजन एनर्जी, है ना। तो छोटे परमाणु के नाभिक का आपस में मिलकर किसी बड़े परमाणु के नाभिक का निर्माण होना, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा या एनर्जी निकलती हो, ऊष्मा या ऊर्जा, यही ऊष्मा ऊर्जा संलयन ऊर्जा कहलाती है। इंग्लिश में मैंने लिख दिया, हिंदी मैंने बोल दिया, ठीक है बच्चों, दोनों लिखना इज नॉट पॉसिबल। इसके एग्जांपल पहले इसका इक्वेशन लिखता हूं, 1H2 प्लस 1H2, ये हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, सुना होगा प्रोटियम, ड्यूटियम, टाइटियम, बचपन में पढ़ा होगा। ओके, ये आपस में मिलते हैं, दे फॉर्म द हीलियम 2He4, और प्लस यहाँ पर हीट या एनर्जी मिलती है। इस इक्वेशन को जो कैंडी राइट डाउन, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, है ना। एक चीज और, जिस टॉपिक पे मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस बना रहा हूं ना, ओके एवरीवन, वो करंट अफेयर्स के मैं यहाँ पे सिर्फ लिंक डालूंगा। जैसे कल मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल सन वाला एक लिंक डालूंगा, ओके एवरीवन, उसको सिर्फ यहाँ 2 मिनट पढ़ाऊंगा और 20 मिनट का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अब जहां जहां जो करंट अफेयर्स की वीडियोस में बना रहा हूं, दैट लिंक आई विल शेयर फॉर एवरीवन, वो ध्यान रखिएगा, ओके। और वो आपको करना पड़ेगा, आप लोग प्रॉमिस कीजिए। जितने अभी तक मैंने 14 वीडियोस बना दी हैं, 14 दूनी 28, 14 बाइलिंगुअल बना दिया है और 14 मैंने आपको हिंदी में बना दिया। वही बाइलिंगुअल को शुद्ध हिंदी में बनाया, हिंदी में पीपीटी भी होती है, इंग्लिश में बाइलिंगुअल वाली इंग्लिश में होती है, मैंने पूरा किया। आज मैं 15वां वीडियो दे रहा हूँ। 15 वीडियो चंद्रयान पर कोई, वो सॉरी गगनयान पर एक नया अपडेट आया। आप लोगों को पता है गगनयान का जो टारगेट 2022 था, उसको 2023 किया जा रहा है। व्योमित्रा वाला कुछ है जो एक्सपेरिमेंट, उससे बात करेंगे, ओके। हाँ, तो वो हम बताएंगे, ठीक है। मेरे यूट्यूब वीडियोस होते हैं, वो मैं खुद रिकॉर्डिंग करके दे देता हूँ, उस पर दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको बोला ना, ये जो लिंक आपको ऊपर दिया है, ठीक है, जस्ट फॉर द स्पेशल क्लासेस, ठीक है। स्पेशल क्लासेस में मेरे साथ जरूर है। मैं आपको, ऐसा है, एक न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल से कल, तो परसों मैं न्यूक्लियर डिप्लोमेसी आप लोगों को कहाँ पढ़ाऊंगा, मैं अभी बता देता हूँ, स्पेशल क्लासेस में। बहुत मजेदार टॉपिक है ना, बहुत मजेदार टॉपिक। मैं चाहता हूं भारत का हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी मुझसे सुने, क्योंकि ये टॉपिक आईआर और साइंस एंड टेक के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें आप आईएईए की बात करते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करते हैं, जिसमें आप एडिशनल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, है ना, जिसमें आप एनएसजी की बात करते हैं, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की बात करते हैं, जिसमें नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात करते हैं, जिसमें आप सीटीबीटी की बात करते हैं, ना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की बात करते हैं, जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की बात होती है। भारत अभी तक एनएसजी का मेंबर नहीं बन पाया है, ठीक है। ये सारा का सारा टॉपिक कल नहीं, परसों रात में 9 बजे, ये स्पेशल क्लास में ये ऊपर मैंने स्पेशल क्लास वाला लिंक दे दिया। ये आज बायोलॉजी वाला है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आज बायोलॉजी वाला है, ठीक है। भूलिएगा नहीं इसको, ओके, भूलिएगा नहीं। ये पूरा न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर एनर्जी खत्म होगी ना, ओके, बायोलॉजी के मैं बताता रहूंगा कैसे कैसे चलेगी, ठीक है। इधर आएगा कल मेरे ख्याल से कल भी हो सकता है, कल या परसों में आपको न्यूक्लियर डिप्लोमेसी कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, पहले इधर आते हैं, सुनो। ये चीज समझ में आ गई ना, हाइड्रोजन आइसोटोप फ्यूज हुआ, 2 हीलियम और हीट या एनर्जी बनी। यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख लो, यू जस्ट राइट डाउन द एग्जांपल्स, जस्ट नोट डाउन एग्जांपल्स, जस्ट राइट डाउन द एग्जांपल्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में लिखो, ठीक है, इसके एग्जांपल्स में लिखो, ठीक है, इसके एग्जांपल्स में लिखो, ओके। एक तो आप लिख लो हाइड्रोजन बम, द वन इज द हाइड्रोजन बम। सेकंड, आप सन की एनर्जी लिखो, जो सन की लाइट अर्थ पे आती है ना, जिसको हम लोग सन एनर्जी कहते हैं, जो सूर्य की रोशनी अर्थ पर आती है, वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होती है। दूसरा, तीसरा लिखो, ठीक है, तीसरा जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं, आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट, है ना, आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट। सो आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट, हाँ, जिसपे हम लोग अभी ईटर वगैरह के बारे में बात करेंगे। इसी ईटर पर जाकर एक कंसेप्ट और है जिसको हम लोग कहते हैं, वो चाइना ने कृत्रिम सूर्य बना लिया ना, आर्टिफिशियल सन वाला, वो वाला भी लॉजिक है, नहीं, आदित्य L1 दूसरी चीज है प्रियंका, आदित्य L1 तो स्पेस में आएगा, ठीक है। वो तो सन की मिस्ट्रीज के लिए भेजा जाने वाला एक मिशन है जो इंडिया 22 में भेजने की बात कर रहा है, ओके। ये वो चीज है यहाँ पे, ईटर, आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट, एवरीवन क्लियर, ठीक है। हाइड्रोजन बम, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, ये एग्जांपल जो तुम लोग समझ गए ना, हाइड्रोजन बम, सन की, जैसे स्टेट टू स्टेट में आज भी मैं देखता हूँ सन की जो नॉर्मल एनर्जी अर्थ पे आती है वो क्या है, फिजन है या फ्यूजन है, तो वो फ्यूजन है। और जो आर्टिफिशियल कृत्रिम सूर्य बना रहे हैं वो एक तरह का क्या है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। कृत्रिम सूर्य पे 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, एक तरफ आओ फिजन, एक तरफ यू कम अंडर फिजन, एक तरफ और फिजन और दूसरी तरफ लिखो फ्यूजन, यानी एक तरफ विखंडन, दूसरी तरफ संलयन, है ना, ये होता है विखंडन
और ये होता है संलयन, ठीक है, ये विखंडन होता है और ये होता है संलयन। विखंडन और संलयन, देखो होता क्या है विखंडन और संलयन में, अभी आपने खुद देखा कि व्हाट इज द विखंडन एंड व्हाट इज द संलयन, एवरीबॉडी नो, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन आपको उसमें एनवायरमेंट में बताऊंगा, सिल्वर एडाइड होता है, ड्राई आइस होता है, हल्के हैलाइट्स होते हैं, वो आपको आगे बताऊंगा। वार्म रेन क्लाउड्स, वार्म रेन क्लाउड होता है, कोल्ड रेन क्लाउड होता है, वो आर्टिफिशियल रेन का टॉपिक है। यू वेट इन द एनवायरमेंट क्लास लाइक दिस। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दो चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपसे मैं पूछता हूँ, थोड़ा एक डिफरेंस लिखो, थोड़ा एक डिफरेंस लिखो। अगर मैं पूछूं कि किस प्रक्रिया में, फिजन और फ्यूजन में किस प्रक्रिया में हीट और एनर्जी ज्यादा निकलती है, टेल मी एवरीवन गाइस, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम एवरीवन। किसमें हीट और एनर्जी ज्यादा निकलती है, फिजन में या फ्यूजन में, ठीक है। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, फ्यूजन, इट जनरेट्स मोर हीट और एनर्जी, इट जनरेट्स मोर हीट और एनर्जी, ये ज्यादा ऊष्मा और ऊर्जा निकालता है, फ्यूजन से ज्यादा ऊष्मा और एनर्जी निकलती है, आप सही है। इट जनरेट्स मोर हीट और एनर्जी, आप पूरी तरह से सही है। सो इट जनरेट्स मोर हीट और एनर्जी, ओके, इट जनरेट्स मोर हीट और, या ऊष्मा या ऊर्जा ज्यादा निकालती है। फ्यूजन में कंपैरेटिवली लेस हीट और एनर्जी होती है, यानी कहने का मतलब है हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक है, उसमें विध्वंसकारी चीजें ज्यादा हो सकती है, उससे ऊष्मा ऊर्जा ज्यादा होती है, ओके, उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, सुन लो, जो चीजें हैं याद रखिए, हम एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन नहीं करने जा रहे हैं, जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट दिया हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट लिखो, ये बताओ कि फिजन और फ्यूजन में, ठीक है, ये तो समझ में आ गई कि ज्यादा हीट और एनर्जी जो होता है वो फ्यूजन जनरेट करता है, ज्यादा हीट और एनर्जी जो होता है वो फ्यूजन जनरेट करता है। दूसरी चीज आप मुझे ये बताओ, किस प्रोसेस में कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं बनता, फिजन में या फ्यूजन में, नाभिकीय अवशिष्ट। असल में क्या होता है कि जब हम यूरेनियम जलाते हैं ना, तो उसके बाद उसके रिएक्टिव एलिमेंट बने आते हैं, उसका वेस्ट होता है, और उस वेस्ट को हम कहीं भी डंप नहीं कर सकते हैं। तो सर इसका आप ये कह रहे हैं कि अगर हम यूरेनियम थोरियम को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उससे जो कचड़े बनते हैं उसको नाभिकीय अवशिष्ट न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं, उसको हम नाले वाले में नहीं डालना, ना 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 ना, उसमें रिएक्टिव एलिमेंट्स उसमें भी होते हैं, भी बड़े खतरनाक होते हैं, या पीपल विल कम अंडर द एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस। लेकिन फ्यूजन जो होता है ना, फ्यूजन ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला है ना, यहाँ पर नो न्यूक्लियर वेस्ट, तो ये अच्छा है उस एस्पेक्ट में, यहाँ ये भी अच्छा है, यहाँ पर नो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट, यहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट्स, यहाँ है, यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर फ्यूजन आपको देखो, फ्यूजन दोनों केसेस में अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है फ्यूजन हाउ मच इट इज गुड, एक तरफ ये ज्यादा हीट और एनर्जी लगाता है, अगर ये हमने यूज कर लिया है ना इसको, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी इतनी बनेगी सोच नहीं सकते हैं, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं होता है, कोई अपशिष्ट नहीं होता है, तो पर्यावरण के लिए, ह्यूमन के लिए कोई नुकसान भी नहीं है। और वहीं तीसरी तरफ आपको एक बात और बताता हूँ, अब आप पूछोगे सर न्यूक्लियर फ्यूजन तो फिर हर एस्पेक्ट में फ्यूजन से बेटर है, नहीं, एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हैव लिमिटेशंस, एक चीज ऐसी है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन में समस्या है, लिमिटेशंस है, कौन सी है एग्जैक्टली अध्याय, यू राइट है ना, इट इज एन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, यह अनियंत्रित अभिक्रिया है, यह एक अनियंत्रित अभिक्रिया है, दिस इज एन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन का मतलब होता है एक बार अगर यह अभिक्रिया शुरू हो गई तो उसे रोक पाना आसान नहीं है, और यहां पर अनंत अनंत तक जा सकता है, ओके, यहां पर अनंत तक जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ओके, यहां पर अनंत तक जा सकता है, ध्यान रखिए, मैं 5-10 मिनट बढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ अनंत तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर है ना, इसको पूरा करना चाहता हूं मैं, बिल्कुल बीच में रुकना चाहता हूं, यहाँ पर क्या होता है अनकंट्रोल्ड है ये, ठीक है, एक बार अगर शुरू हो गया तो उसको रोक पाना आसान नहीं, इसलिए पूरी दुनिया में फ्यूजन से लोग डरते हैं। अगर एक बार इस तरह की अभिक्रिया अगर हमने कंट्रोल नहीं, लेकिन अभी चाइना ने क्या कर दिखाया, चाइना ने कर दिखाया, इसको कंट्रोल कर रखा, और चाइना ने कंट्रोल कर रखा, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। अब तुम सोचोगे कि अच्छा यहाँ फ्यूजन को क्या है, फ्यूजन कैन बी इजिली कंट्रोल्ड, फ्यूजन कैन बी इजिली कंट्रोल्ड, फ्यूजन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, बट फ्यूजन को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पर मैसिव हीट और एनर्जी हो सकती है, लेकिन अभी चाइना ने इसको फिर कर दिखाया, आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट में हम लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट में हम न्यूक्लियर फ्यूजन को बहुत ही कंट्रोल तरीके से करने वाले, और कर लिए दोस्त, तुमको बताऊं पूरी दुनिया से जो पावर क्राइसिस है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस दुनिया झेल रही है, आज भी भारत में जरूरत होती है, वो पूरा का पूरा पावर उसी समय खत्म हो जाएगा। अब मैंने वो वीडियो देखा है जो मैंने हीटर वाला बनाया है, आई अंडरस्टूड है, क्योंकि तुमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा है दोस्त, अब मैंने बताया था कि चाइना ने किस तरीके से हीट को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जो रिएक्टर था है ना, रिएक्टर था जिसका नाम ईस्ट था, उसके अंदर उसने पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लगाकर हीट को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। वेरी गुड है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मेरे बच्चे यहाँ पर मुझे कई सौ देखते हैं, कई हजार देखते हैं, आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस क्यों नहीं देख रहे? इसका मतलब आप में से लोग आप मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं है, ये तो लिटरली डिजास्टर्स है। मैं तो सोच रहा था मेरी क्लास, मेरे यूट्यूब वीडियोस, ये पूरा मेरे बच्चों को सपोर्ट कर देगा, मेरे साथ करंट अफेयर्स को जोड़ता चलेगा, और यहाँ तो मतलब आप लोग मतलब घोर अंधकार है, ये तो बहुत गंदा है, लिटरली घोर अंधकार है ना, घोर अंधकार है ये तो। मैं तो पूरा का पूरा आपको दे रहा हूँ, क्लासरूम में आप पूरा हमसे समझ लो कंसेप्ट, करंट अफेयर्स अगर कुछ ज्यादा पॉपुलर है तो मैं उसको वहां बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप मतलब आप मेरे को लगता है 5 साल तक साइंस तक ही पढ़वाओगे, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है लिटरली। आप सब मेरे टेलीग्राम पे हैं या नहीं है? रवि अंडरस्कोर पी अग्रहरी और यूपीएससी वाला जो अनअकैडमी है ना, सब है, दोनों मेरे टेलीग्राम वाले प्रोफाइल आपको दिए हैं, याद है कि नहीं? दोनों आपको दिए हैं। कितने लोग हैं जो टेलीग्राम पे? थंबनेल देना, तो दोनों शेयर कर दो यहाँ पे अनअकैडमी पे, इस वाले पे चैट पे दोनों शेयर कर दो, है ना, कोई शेयर कर दो, सारे बच्चे तो हैं, मुझे दिख तो रहे हैं, सारे बच्चे तो हैं।
कुछ नहीं आ रही है, वहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस में शेयर कर देता हूँ। ओके, तो फिजन और फ्यूजन आपको समझ में आ गया, ठीक है, फिजन और फ्यूजन आपको समझ में आ गया। ओके एवरीवन, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो फिजन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। अब चीज याद रखना, फ्यूजन जो है, ये जो फ्यूजन है, यहाँ हीट और एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, फ्यूजन में कम है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि फ्यूजन जो है वो खतरनाक है, लेकिन हम लोग इसको कंट्रोल तरीके से आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट जो बता रहा हूँ यहाँ पर करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और ईस्ट करके जो 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 चाइना ने कर दिखाया है, उस वाले वीडियो का भी बार देखेगा, कल जब लोग बैठेंगे तो बात करेंगे। ओके एवरीवन, चले, तो ये हम लोग आगे कल देखेंगे। तो ये रहा आज का पूरा लेक्चर, ठीक है। हमने फिजन और फ्यूजन की बात कर ली। अब अगली जो हेडिंग है वो डाल लो, ताकि कल मैं जब आपसे मिलूं तो आप ये हेडिंग लिखना, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारत की, है ना, परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रम, भारत का परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रम। रेहान, एक्चुअल में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन में कोई रिडक्टिव एलिमेंट उसके बेस में नहीं मिलते बचा, ठीक है। तो उसके साथ कोई खतरा नहीं है उस तरह का, सिर्फ खतरा रिएक्शन अनकंट्रोल हो गया तो अनंत ऊष्मा हो सकती है, और अनंत ऊष्मा या इन्फिनाइट हीट हो गई तो कोई नहीं बचेगा। मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं, है ना, एक रिएक्टर के अंदर, कल मैं समझाऊंगा, और वो रिएक्टर अनकंट्रोल हो जाए, उसे इतनी हीट, इतनी एनर्जी, इतनी हीट, इतनी एनर्जी हो जाए तो कोई बचेगा नहीं, ठीक है। वही बात मैं कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है, कल आएगा। तो चलिए ठीक है, फिर आज आप लोगों से 9 बजे मिलते हैं, 9 PM स्पेशल क्लास में, और आज आपको बताते हैं कि बायोलॉजी कैसे शुरू करेंगे हम, ठीक है। इसमें कुछ पेपर वगैरह भी मैं आपको शेयर करूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर।